Namaste. Welcome, dear children. Today, we are going to see about the chapter called as the unit which is water birth. ये हमारी बीएससी नर्सिंग की 6th सेमेस्टर जो है उसमें है ये। एंड इसमें जो है हम वाटर बर्थ क्या है, वाटर बर्थ से क्या मदर के लिए फायदाएं हैं, और वाटर बर्थ के लिए बच्चे के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, और किसको वाटर बर्थ नहीं हो करना चाहिए या वाटर बर्थ कौन सी लोगों को नहीं लेना चाहिए, दैट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और साथ ही साथ में उसका प्रोसीजर के बारे में और हम उसका रिस्क क्या है इसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे। सो वाटर बर्थ जैसे नाम बता रहा है, वाटर और बर्थ मतलब पानी का जो टब है या जब पानी का पूल जो है उसमें एक गर्भवती महिला जो है, प्रेग्नेंट लेडी जो है, अपना बच्चे को जो जन्म देने का प्रक्रिया जो रहती है उसको हम कह सकते हैं वाटर बर्थ। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स टू से दैट वाटर बर्थ इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग द बर्थ इन अ टब और अ पूल ऑफ अ वार्म वाटर। ये जो पानी जो टब में रहेगा ये कैसा रहेगा, पानी ये थोड़ा सा गर्म पानी रहता है, गर्म इन द सेंस वार्म वाटर रहेगा जो सहन कर सकते हैं। Many a times what happens, many of the mothers choose this type of water birth. In our country it has been emerged, and it has been many people are opting this type of birth, and this water birth is helping the mothers in easing the pains and all. So that is not much into the practice, but some of the women are opting this. Many of the women to try to be in the water in their first stage of the labor, and then sometime they will be getting out of the pool for the delivery. But some women still try to stay in the water and deliver their babies in the pool of water only. Now, let us understand what is the theory behind giving the birth in the pool of water or in the water tub. इसके पीछे क्या है, मीन्स जैसा माँ के पेट में जो बच्चा अम्नियोटिक फ्लूइड, जो माँ के पेट में जो गर्भकोश में जो अम्नियोटिक फ्लूइड रहता है, या हम जो पानी कहते हैं, बच्चा दानी के अंदर जो पानी रहता है विच वी कॉल इट एज अम्नियोटिक फ्लूइड, ये एक सैक के अंदर रहता है और इसमें ही बच्चा फ्लोट करता रहता है पूरा 9 महीने के लिए। आई मीन टू से दैट द बेबी विल बी फ्लोटिंग इन दिस अम्नियोटिक फ्लूइड फॉर द complete months, and the same would be having the effect on the baby when it will be delivered in the water. The theory behind giving this type of birth is that the baby has been in the amniotic sac for the past 9 months, and that emerging water environment is also gentle and it is less stressful even for both the mother and baby. So the baby when delivered in the water feels like as if it is in the amniotic fluid only. So it is believed that due this type of water birth relieves the stress during the labor, and also it will also have birth which is also reduces the fetal as well as the maternal complications. ये जो पूल टब या वाटर टब, वार्म वाटर टब में जो लेडी जो है डिलीवरी होने से वो दोनों माँ के लिए भी फायदा है और बच्चे के लिए भी फायदा है, क्योंकि यदि पानी में यदि यदि माँ बैठ के डिलीवरी कर रही है तो उसका जो डिलीवरी का जो स्ट्रेस रहता है वो भी रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ में बच्चे के लिए भी फायदामंद रहता है, और माँ के लिए भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ what are the benefits of the water birth? Why do we have prefer the water birth? Now first let us see what are the benefits for the mother. वाटर इज सूदिंग, कामिंग एंड रिलैक्सिंग। जैसे हम सभी लोगों को भी मालूम है कि हम जब भी थकाव आते हैं, थक जाते हैं, थकान होने के बाद यदि हम नहा लेते हैं गर्म पानी से वगैरह तो हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, सूदन होता है और हमारे लिए थोड़ा सा शांतता मिलता है। वैसे ही सेम वे जो प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है जब उसका डिलीवरी का पीरियड आता है वो वार्म वाटर में यदि बैठ जाती है, वार्म
टब में बैठती है तो उसके लिए वो सूदिंग इफेक्ट देगा और उसको काम भी होगा एंड ऑल्सो शी विल गेट रिलैक्स्ड। देन इवन वाटर में जब इंसान बैठ जाता है, आई मीन टू से दैट द प्रेग्नेंट लेडी सिट्स इनटू द वार्म tub or the warm water, it increases her energy. Why it increases her energy? Because it lessens the body weight and even she can allow the free movement there. So much energy is not consumed over there. So water helps in uh, retaining the woman's energy. Okay, and also it gives her boosting of the energy also, because no more energy would be lost during the tub of delivery. Then body feels very lightened, because we also know whenever we go into the water, our body will be feeling lighter and we will be on the upper floating on the waters. So that's why we can easily move in the water. In the same way here also, the mother can easily move in that tub of water. This buoyancy also promotes more efficient uterine contractions. When the body becomes lighter, so it will help the mother to have more contractions also. And due to that, there would be the better circulation. And this better circulation, which further helps for the better oxygenation to the uterine muscles, and due to the better oxygenation to the uterine muscles, there will be less pain for the mother and more oxygen for the baby. I mean to say that जैसे ही मदर पानी में रह जाती है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। शरीर हल्का होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं वो क्या हो जाता है, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगा यूट्राइन मसल्स के लिए। जब यूट्राइन मसल्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेन कम होगा, लेस पेन विल बी देयर। किसके लिए, मदर के लिए, एंड साथ ही साथ में बेबी के लिए ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा रहेगा। देन even immersion in the water often helps to lower the blood pressure, which is caused basically because of the anxiety. If the mother is having anxiety related to her delivery and all, if she is into the water, her anxiety would be reduced, and due to because of the anxiety only, the blood pressure will be increasing. So in order to say that immersion in the water helps to decrease the blood pressure also. Then water seems to elevate stress related hormones, allowing the mothers to produce more endorphins, which are the pain inhibitors. So even we all also know, whenever we are having pain, what we do, we will be taking some hot compresses and all. So how does that helps? Hot compresses are helping us to release certain hormones. When the hormones are released, then automatically what happens? They inhibits the pain inhibitors. So here also what is happening, when the mother is being immersed into the warm water, that time the stress related hormones would be elevated. Okay, and due to that, what happens? The endorphins hormones would be initiating, and that they are inhibiting the pain. So she would be experiencing less pain. Then water causes the perineum to become more elastic and relaxed, which reduces the incidence and severity of tearing and the need of the episiotomy and the stitches. So now again, as we know that during the process of the delivery, that is during the process of the labor, during the second stage of the labor, many a times in the primary mothers and all, we need to have the episiotomy. But in case if it is with a pool of water or a warm water birth, pool delivery, that time what happens? The chance of the episiotomy would be little bit reduced. Because why it is reduced? When the woman will be sitting in the warm water tub, that increases the elasticity of her perineum. When the elasticity of the perineum is there, that's why automatically what happens, the muscles gets relaxed, and this further reduces what, the tearing or the need for the episiotomy. Then as the laboring woman relaxes physically, she will be able to relax mentally also. As we already said that the hot water or the warm water tub relaxes
or stress, it is helping us to her to become the stress free. And due to this relaxation only, physically what she will be there, she will be relaxing, and that's why her mental health also would be good, and she can have the concentrating efforts towards her birth process, that is through the childbearing efforts she can do. Then the water also provides a sense of privacy, which releases inhibitions, anxiety, and fears. Again, the same thing. If the lady is sitting into the warm water tub, there is a privacy also, and she is relaxed over there, and her anxiety and fears also would be reduced. So these are some of the benefits to the mother. Then what are the benefits to the baby? How it will help the baby? As we already discussed, that it is having the similar or the same environment as that of the amniotic fluid. Okay, as that of the amniotic fluid. So that's why baby, what the baby does, baby starts easily moving into the water. So there is no much efforts, or there is no much trouble to the baby. So it provides a similar environment as that of the amniotic sac. Then it also eases the stress of the birth. If it is a air birth, the baby would be a little bit stressed. So if it is into the water, there will be the relaxation, or the stress of the birth would be also reduced, so that it can be there would be a reassurance and also the security for the baby. It is also believed that the babies who are born in the pool of tub, or in the through the water birth, they are crying very less, and they are calm, and are also more alert also. So these are some of the benefits to the baby. So now, who are being contraindicated? किसको नहीं करना चाहिए, और या किस वुमन के लिए नहीं जाना चाहिए वाटर बर्थ के लिए? कोई मदर हो या कोई लेडी हो जिसका हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शन का, और कोई पुराना जो चाइल्ड बर्थ डिफिकल्टी के साथ में हुआ हो, जैसे शोल्डर डिस्टोशिया हुआ, या कोई पोस्टपार्टम हेमरेज वगैरह है, वैसे लोगों के लिए ये वाटर बर्थ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन वो है जो लेडी 17 साल से के अंदर हो या 35 साल के ऊपर है, उन लोगों के लिए ये हम सजेस्ट नहीं किया जाता है। Any history of the diabetes mellitus or any HIV positive woman is also not allowed to enter for the water birth. Then any mobility or the skeletal problems are there, which may be preventing leaving the birth pool when necessary also. Any skeletal problems are there, any bone problems are there. She may not be able to sit into the tub. In that condition also, this has been contraindicated. Then any complications of the pregnancy, like high risk pregnancies like preeclampsia, diabetes mellitus, gestational hypertension. So these are some of the contraindications. In addition with that, any woman who is having twins or triplets, that type of mother is also not allowed to opt the water birth. Then any premature baby, premature delivery is there. Okay, so that type of woman also is not allowed to enter the water birth. If the baby size is too big, okay, that is also one of the contraindication. And if it is with any breech presentation, okay, so these all should be also one of the important thing to be kept in the mind. That is the contraindication. And mother has any infections, like any herpes is there, and if mother is having any high grade fever, or any vaginal bleeding is there, or any drug or alcohol misuse is being done, or any meconium passed by the baby, is also being contraindicated for the water birth. So now let us see how the procedure is taking place for this water birth. So we have divided this into 3 stages: the first stage, the second stage, and the third stage. So what happens in the first stage? So during the first stage, the labor, first stage of the labor, the water temperature should be much more comfortable, that the woman should enter the pool with the temperature that is not more than 37.5 degree temperature. So this much Celsius should be there, not much, that is 37.5 degree centigrade temperature will be there. In that, it should be checked properly, and it should be recorded into the records also. Then maternal temperature also should be checked every hourly. If the woman feels it is too hot also, and if she is feeling much hot, she should leave the pool until it
cools down also. Then during this pool of birth, means during the first stage of the labor, woman should be encouraged to drink more and more water. Okay, that she should cool her body by taking the adequate fluids also, and also this prevents in the dehydration. And the depth of the water, how much should be the depth of that pool of the water? It should be at least up to the woman's axilla. Her axilla should, the water should touch at least till her axilla when she is in the sitting position. If she is sitting into the tub, then it should be till her axilla. So why this should be till her axilla means, because it helps in easy buoyancy, that is easy floating also, and it promotes easy movement into the water also. So because of this easy movement, it helps to progress in her labor also, and it can help us to increase her maternal control also, so that she can give enough depth to the woman, and she can choose her the birth in the water. So this is what is the in the first stage. In the first stage, पहला हमें क्या ध्यान रखना है, वाटर का टेम्परेचर देखना है. वाटर का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और ये टेम्परेचर को हमें रिकॉर्ड करके रखना है. साथ ही साथ में वो मैटरनल टेम्परेचर भी हमें चेक करना है मदर का, और यदि मदर को जब पूल में उतरने के बाद उसको लग रहा है गर्म है, तो वो पूल से बाहर आ सकती है जब तक पानी ठंडा होना हो जाए. और ये पूरे प्रक्रिया के दौरान फर्स्ट स्टेज में यदि वो पूल में है, तो उसको एडिक्वेट पानी भी लेना है, ताकि उससे डिहाइड्रेशन उसको प्रिवेंट किया जाए. और पानी कहाँ तक रहना चाहिए, यदि वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो पानी के टब में उतर जाएगी, तो कम से कम उसके एक्सिलरी पार्ट तक पानी आना चाहिए, यदि वो बैठ रही है तो इससे क्या होता है, बॉडी हल्का होता है और उसको इजीली फ्लोट होने के लिए हेल्प होता है, और इजीली वो मूव भी कर सकती है, और वो ऑफ करके आराम से उसका डिलीवरी भी हो सकता है. अब आता है सेकंड स्टेज में हमारा क्या रोल रहेगा, और सेकंड स्टेज में क्या क्या रहता है. सो ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, द वाटर टेम्परेचर अगेन इट इज द सेम, that is 37 to 37.5 degree Celsius. Then water must be deep enough for the baby to be born completely submerged under the water. वही पानी अभी एक्सिला तक था, तो वही मतलब एडिक्वेट पानी रहना चाहिए, ताकि बेबी उसमें से आराम से सबमर्ज होके बाद में ऊपर आ सकता है. देन ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज, प्रोग्रेस ऑफ एमर्जिंग हेड शुड बी ऑब्जर्व विद द मिरर ऑल्सो. क्या व्हाट हैपेंस, ये जैसे ही बेबी बाहर आता रहता है, वो अपना कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी रहती है, तो उसको हमें ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि बेबी का हेड कितना आ रहा है. क्योंकि क्या होता है, पानी में इतना क्लियर विजिबिलिटी रहता ही है, बट कभी कभी क्या होता है, स्लाइटली वहां पे कैपिलरीज वगैरह रप्चर होने के कारण, ब्लीडिंग होने के कारण हो सकता है वहां पे थोड़ा सा पानी में धुंधलापन आने का चांसेस है. तो हमें उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, ताकि वहां पे क्राउनिंग कैसे हो रहा है, हेड आ रहा है कि नहीं. और जैसे ही उसका हेड छुट आता रहता है, सो वी हैव टू एनकरेज हर, ओके, सो दैट पेरिनियल ट्रॉमा को हम प्रिवेंट कर सकें. देन द हैंड्स ऑफ मेथड ऑफ द बर्थ शुड बी practice. This will minimize the stimulation to the emerging baby. Means we have to not touch it. जैसे ही बेबी का हेड बाहर आ रहा है, तो हमें उसको देखना ही है, ऑब्जर्वेशन करना है, बल्कि हमें टच नहीं करना है हेड को, और बच्चे को अपने आप से ही वो बाहर आने के लिए देना है. देन द कॉर्ड शुड नेवर बी क्लैम्प्ड और कट व्हेन द बेबी इज स्टिल अंडर द वाटर. जैसे ही बेबी फोर्सफुली बाहर आ जाता है, उसका बेबी का हमारे लिए कॉर्ड कट नहीं करना है, बट द वुमन और द मिडवाइफ रीच डाउन टू द सपोर्ट एंड द बेबी एज इट एमर्जेस. तो यहाँ पे क्या करती है, द कॉर्ड हम क्लैम्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो पानी में रहने के कारण उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, और जो मिडवाइफ रहेगी वो नीचे तक जाके वो बेबी को सपोर्ट देके उसको उठा के रख लेगी. एंड द बेबी शुड बी brought टू द सरफेस, फेस uppermost, and care should be taken to ensure the cord is long enough to allow this. जैसे ही अभी मैंने कहा कि है ना, कॉर्ड क्लैम्प नहीं करना है, बेबी वहां पे डिलीवरी हो गया, तो बेबी को लेडी क्या करेगी या नर्स क्या करेगी, उसको लेके ऊपर आएगी. वो जैसे ही ऊपर आ जाएगी, तो उतना इंश्योर करना चाहिए कि कॉर्ड लेंथ रहे, ताकि वो उस कॉर्ड में खिंचाव ना हो. ओके. Then following the birth, the rest of the baby's head above the water and keeping the body in the water. इसका मतलब क्या है कि है ना, जैसे ही वो पानी से उठाती है बेबी को, तो बेबी का पूरा हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा जो है, वो पानी के अंदर रहता है. खाली उसका बच्चे का हेड क्या रहेगा,
ऊपर रहेगा, वो भी उसकी माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहने रहेगा। सो इससे क्या होता है, बेबी को वार्मथ मिलता है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। सो जैसे ही बेबी का हेड बाहर आ जाएगा, वंस द बेबी हेड हैज कम आउट ऑफ द वाटर, इट मस्ट नॉट बी सबमर्ज अगेन। ये बहुत जरूरी ध्यान है, बात रखना जरूरी है। एक बार बच्चे का सिर ऊपर आ गया तो उसको वापस हमें पानी के लिए नीचे नहीं ले जाना है। सो क्लियरली डॉक्यूमेंट व्हेन द बेबी वाज बोर्न अंडर द वाटर एंड द कंडीशन ऑफ बर्थ। जैसे ही बेबी का हेड बाहर आ जाता है तो उस समय हमें उसका टाइम नोट करके हमें रखना है, और कंडीशन क्या था बर्थ के टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सो नाउ लेट अस सी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब वाटर बर्थ में भी हम तीन स्टेजेस, पहले उसने पानी में उतर गई और सेकेंड स्टेज में उसने अपना बेबी को डिलीवरी कर लिया, अब थर्ड स्टेज में। सो ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज, if the condition of the woman and the baby is stable, so there will be no any need to clamp the cord until the placenta is delivered। मतलब बेबी को हमने अभी बेबी को माँ के सीने पे हमने दे दिया है, और बेबी और माँ दोनों टब में ही हैं। यदि माँ को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बेबी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कॉर्ड क्लैंप करने का कोई जरूरत नहीं है जब तक प्लेसेंटा अपने आप से बाहर निकल नहीं आता है। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कट विद इन 3 to 5 मिनट्स। तो इतने टाइम में हमें अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए भी हमें समय मिल जाता है। द मदर रिमेन इन द पूल फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर एंड there is no evidence to contraindicate the delivery of the placenta in the water. However, the blood loss should be carefully observed। कोई मदर मतलब उसका डिलीवरी के बाद भी, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होने के बाद, वो प्लेसेंटा को भी वहीं पे पूल में ही वो डिलीवर कर सकती है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो। बट एक मिडवाइफ होके यहाँ पे कितना ब्लड लॉस हो रहा है, इसको वो केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। और एस्टिमेटेड ब्लड लॉस जो रहेगा करीबन 500 ml से लेके 600 ml तक भी रह सकता है। देन इफ मतलब पेरिनियल टेयर्स वगैरह हो गए हैं, सुचरिंग उस समय के लिए सुचरिंग्स वगैरह रिक्वायर्ड है, देन इट शुड बी डिलेड फॉर एटलीस्ट 1 hour ड्यू टू द वाटर सैचुरेशन। द टिश्यूज जो भी हैं वो अनलेस ब्लीडिंग करेंगे, एक्सेसिव हो जाएगा, इसीलिए 1 घंटा छोड़ के हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में हमें उसको सुचरिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं उसको। ओके, सो दिस इज अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ द labor। So now what are the risks involved in this water birth? तो रिस्क क्या हो सकता है ये? एक तो रिस्क यही है कि theoretical रिस्क जो कहा जाता है कि there may be water embolism if water enters the mother's blood stream। डिलीवरी के दौरान यदि मदर्स की ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा तो वाटर एम्बोलिज्म होने का चांसेस है, या वाटर एस्पायरेशन हो सकता है। कभी कभी बेबी क्या कर पाएंगे, मतलब इनहेल कर देंगे, ओके। बट यूजुअली वो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो अम्नियोटिक फ्लूइड में रह के आदत रहते हैं। जब तक हम उनको हवा में मतलब एयर में नहीं ले आते हैं तब तक इनहेल नहीं करेंगे। समटाइम्स पानी साफ सुथरा नहीं हो या वाटर अच्छा नहीं है तो काफी बार इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। और समटाइम्स जब हम बेबी को, जब डिलीवरी होने के बाद बेबी को हम लिफ्ट करके बाहर ले आ रहे हैं, तब क्या हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड पे थोड़ा सा डैमेज होने का भी चांसेस रहता है। तो इसीलिए हमें बहुत कॉशियसली अम्बिलिकल कॉर्ड को ध्यान में रखते हुए बेबी को माँ के सीने पे लगाने के लिए देना रहता है। So this is all about the water birth, and in the next class also we would be seeing about some new topics also. So I kindly request you to share, like and comment on this video. Thank you.